राखी की नई नई शादी हुई थी। वो बहुत ही भोली और मासूम थी। नवरात्र का पहला दिन था। सुबह सुबह राखी पूजा कर रही थी, तभी वहाँ पर उसकी जेठानी माया आ गई। अरे देवरानी जी, इतना लंबा घूंघट क्यों डाल रखा है तुमने? भाभी, ये तो हमारे संस्कार हैं। घर में हमारे सास ससुर जेठ जी और कुछ गांव वाले भी आते जाते रहते हैं, इसीलिए मैंने घूंघट डाल रखा है। अरे घूंघट तो मैं भी डालती हूँ, लेकिन तुझे नवरात्र की एक बात नहीं पता क्या? कौन सी बात भाभी? आज नवरात्र का पहला दिन है। एक सीक्रेट तुझे बताने वाली हूँ, पर किसी को बताना मत। नहीं भाभी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। जल्दी से बताइए ना। एक ऐसा व्रत है जिसमें बिना घूंघट डाले व्रत रखा जाता है। इससे दुर्गे माँ कुछ ज्यादा ही खुश हो जाती हैं। फिर कोई भी मनोकामना मांगो वो तुरंत दे देती हैं। भाभी, क्या आप सच कह रही हैं? ऐसा तो मैंने कहीं पर भी नहीं पढ़ा। इस तरह की बातें तुझे हर किताब में नहीं मिलेंगी। हमारे गांव में एक तांत्रिक बाबा रहते थे जो दुर्गा माँ के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने ही मुझे ये तरीका बताया था। भाभी, तो इस बार मैं भी ऐसा करूंगी। मैंने रोहन के लिए इस बार दुआ मांगी है। वो अपने काम को लेकर परेशान रहते हैं। तब तो तुझे थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तू सिर्फ जीन्स और टी शर्ट पहनकर रहना पूरी नवरात्रि भर, फिर देखना कमाल। तुरंत दुर्गे माँ तेरी सुन लेंगी। लेकिन सासू माँ, ससुर जी, जेठ जी और रोहन क्या सोचेंगे? तूने दुर्गे माँ को कभी घूंघट डाले हुए देखा है? नहीं ना। और लोग क्या सोचेंगे उनकी बात छोड़ दे। तू देवर जी के लिए व्रत रख रही है ना, उनकी तरक्की के लिए, तो इतना तो सह सकती है ना। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पूरे 9 दिन जीन्स टी शर्ट में ही रहूंगी। इतना बोलकर माया वहां से चली गई। राखी भोली भाली थी, इसलिए माया ने उसे बेवकूफ बना दिया। लेकिन राखी ने इस बात को बहुत ही गंभीरता से ले लिया। वो पूजा करने के बाद तुरंत अपने कमरे में गई और जीन्स टी शर्ट पहन लिया। जीन्स टी शर्ट पहनकर राखी हॉल में सबको प्रसाद देने आई। सभी लोग उसे देखकर दंग रह गए। राखी, ये तुम्हें अचानक क्या हो गया? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? यहाँ पिताजी बैठे हुए हैं, भैया बैठे हुए हैं, तुम तो बिल्कुल निर्लज हो गई हो। देखिए, इसका जवाब मैं आप लोगों को नहीं दे सकती। आज नवरात्रि का पहला दिन है। आप लोग प्रसाद खाइए, गुस्सा मत कीजिए। बहू, तू तो बहुत सीधी सादी थी, अचानक ये सब क्या हो गया? अरे माँ, आज नवरात्रि का पहला दिन है। सुबह सुबह बहस मत करो। वैसे भी राखी घर के अंदर ही तो है, कौन सा वो घर के बाहर जा रही है जीन्स टी शर्ट पहनकर। प्रसाद लेकर उसके ससुर जी अपने कमरे में चले गए। उसकी सास राखी से बहुत गुस्सा हो गई थी, लेकिन अपने बेटे की वजह से कुछ नहीं बोली। राखी दिन भर जीन्स टी शर्ट पहने रही। रात में रोहन और राखी अपने कमरे में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। रोहन, मुझे पता है कि आप काम की वजह से बहुत दुखी रहते। मैंने इतना अच्छा प्लान बनाया है, लेकिन कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने को तैयार ही नहीं है। अगर एक बार मेरा प्लान मार्केट में आ गया ना, तो हमारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। आप चिंता मत कीजिए, दुर्गे माँ पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो सब तो ठीक है राखी, लेकिन तुमने अचानक से टी शर्ट पहनना क्यों शुरू कर दिया? माफ कीजिए, पर मैं ये आपको नहीं बता सकती। तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने। सुबह मुझे एक मीटिंग में जाना है। अगली सुबह राखी जल्दी उठकर फिर से पूजा करने लगी। पूजा खत्म होने के तुरंत बाद उसकी जेठानी माया उसके पास आ गई। राखी, अब तुझे कैसा लग रहा है? हाँ भाभी, मुझे अंदर से बहुत पॉजिटिव महसूस हो रहा है। लेकिन तूने अपने मंगलसूत्र में ये इतना बड़ा मोती क्यों लटका रखा है? मैं देख रही हूँ कल से ही तूने ये मोती पहन रखा है। ये मोती मुझे मेरे भैया ने दिया था। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सुन, पहले दिन तो तूने बहुत अच्छा किया, इस वजह से तेरा व्रत सफल हो गया। लेकिन आज तुझे दूसरा टास्क पूरा करना है। दूसरा टास्क? वो क्यों भाभी? आज देवर जी मीटिंग में गए हैं ना, तू चाहती है ना कि उनकी मीटिंग सफल हो जाए और बहुत जल्द उन्हें कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर मिल जाए। हाँ भाभी, वो तो ठीक है, लेकिन आज तू बाजार जाएगी, वो भी शॉर्ट ड्रेस पहनकर। अरे नहीं भाभी, ये मुझसे नहीं होगा। घर के अंदर तक तो ठीक था, घर के बाहर जाऊंगी तो गांव वाले क्या सोचेंगे, सब उल्टा सीधा कहेंगे। तुझे अपनी ज्यादा फिक्र है या अपने पति की तरक्की की? दोपहर को जब उसके सास ससुर अपने कमरे में आराम कर रहे थे, तब राखी ने चुपके से शॉर्ट ड्रेस पहन ली और बाजार चली गई। ये तो बेशर्मी की हद हो गई। इस औरत को तो इस गांव में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। छोटे छोटे कपड़ों में राखी सारा सामान लेकर घर वापस आ गई। लेकिन घर आते ही हॉल में उसकी सास बैठी थी, उसके ससुर भी वहीं बैठे थे। लेकिन जैसे ही राखी को उन्होंने छोटे कपड़ों में देखा, वो बेचारे शर्मा कर अपने कमरे में चले गए। राम 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 राम, निर्लज्ज कहीं की, तेरे बारे में ऐसा हमने बिल्कुल नहीं सोचा था। देख, तेरे ससुर को भी शर्म आ गई, पर तुझे शर्म नहीं आई। सासू माँ, मुझे बहुत शर्म आ रही है, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मेरी मजबूरी है। शाम हो चुकी थी, इसीलिए रोहन और राकेश भी गए। वो दोनों भी राखी को इस हालत में देखकर हैरान हो गए। राखी, ये क्या बदतमीजी है? तुमने तो हद ही पार कर दी। जल्दी से जाओ और साड़ी पहन कर आओ। नहीं, मैं साड़ी नहीं पहनूंगी, मैं यही छोटे छोटे कपड़े ही पहनूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तो ठीक है,
अगर तू हमारी बात नहीं मानेगी तो निकल जाए इस घर से। रोहन ने राखी को उसका बैग दे दिया और राखी रोती हुई घर से चली गई। माया अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। रात हो चुकी थी। राखी सड़कों पर इधर उधर भटक रही थी। राखी ने वही मंदिर के पास साड़ी से एक तंबू बना लिया और उसी के अंदर रहने लगी। उसे खाना पीना तो था नहीं, इसलिए पैसों की भी जरूरत नहीं थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। पूरे 9 दिन हो गए। राखी ने वही तंबू के पास ही कन्या भोज भी कराया। जो भाभी ने बताया वो सब कुछ मैंने पूरी श्रद्धा के साथ पालन किया। मुझे खुद पर और दुर्गा माँ पर पूरा भरोसा है कि अब रोहन को कोई न कोई इन्वेस्टर मिल ही गया होगा। अब मैं साड़ी पहन सकती हूँ। राखी ने फिर से पहले की तरह साड़ी पहन ली और घूंघट भी डाल दिया। राखी अपने ससुराल चली गई। वहाँ उसने देखा कि एक बहुत बड़ा आदमी बैठा था। मिस्टर रोहन, मुझे आपका प्लान बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं लंदन में था, इसलिए मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाया। मुझे आज टाइम मिला तो मैं तुम्हारे तुरंत घर आ गया। मैं आपके प्लान पर भरोसा करके 20 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने को तैयार हूं। अब ये रहा चेक। आज से ही अपना काम शुरू कीजिए। मैं शाम को लंदन निकल रहा हूं। रोहन और उसके परिवार की खुशी का ठिकाना न रहा। मिस्टर ओबरॉय वहां से चले गए। देखा रोहन, मैंने कहा था ना कि दुर्गे माँ सब कुछ ठीक कर देंगी। मेरा विश्वास काम कर गया। सासू माँ, आप लोग बार बार यही जानना चाहते थे ना कि मैं छोटे कपड़े क्यों पहनती हूँ? क्योंकि मैंने मन्नत मांगी थी। भाभी ने मुझसे कहा था कि छोटे कपड़े पहनकर 9 दिन का व्रत रखो, फिर मेरी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। ये तुम क्या बक रही हो देवरानी जी? भाभी, मैंने अपने गले में मोती पहन रखा है ना। वो मोती नहीं बल्कि कैमरा है। राखी ने वीडियो दिखा दिया। सभी देखकर हैरान हो गए। तभी वहाँ माँ दुर्गे प्रकट हो गई। राखी बिल्कुल सही कह रही है। रोहन को जो इन्वेस्टर मिला है ये राखी की श्रद्धा की ही देन है। सभी ने राखी का धन्यवाद अदा किया। माया ने राखी और पूरे परिवार से माफी मांग ली। माधवपुर गांव में सोनिया नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। कुछ समय बाद सोनिया की शादी रामपुर गांव के रहने वाले किशोर से हो जाती है। सोनिया के माता पिता दहेज देने में असमर्थ थे, जिसके कारण उसके सास ससुर उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और उससे नफरत करने लगते हैं। दूसरी तरफ सोनिया का पति किशोर भी स्वभाव से लालची था और कुछ समय बाद सोनिया गर्भवती हो जाती है, लेकिन उसके ससुराल वाले उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते और तीनों जानबूझकर सोनिया को परेशान करते थे। फिर एक दिन सोनिया के सास ससुर और उसका पति तीनों बैठकर सब्जी में नमक और मिर्च ज्यादा डाल देते हैं और मुंह बनाते हुए सोनिया को कहती हैं कि अरे ओ नालायक, आज ये तूने कैसा खाना बनाया है? खाना बहुत ही बकवास बना है। क्यों, क्या हुआ मम्मी जी? मैंने इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए खाना बनाया है, फिर आप खाने को इतना बुरा क्यों कह रही हो? उसके बाद किशोर खाने की थाली को फेंक देता है और सोनिया की पिटाई करने लगता है। ये देख उसके सास ससुर बहुत खुश होते हैं। अरे ये क्या, ये कोई खाना है? ऐसा खाना तो जानवर भी ना खाए। इसमें ढेर सारा नमक डाल रखा है और मिर्च तो इतनी डाली है महारानी ने कि मेरी जुबान ही जल गई। लगता है हमें परेशान करने के लिए तूने ऐसा खाना बनाया है। मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, रुक। और किशोर उसे मारने लगता है। मार खाने के बाद सोनिया रोती हुई चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ बैठकर रोते हुए अपनी किस्मत को कोसती है। लेकिन अब ये रोज की बात हो चली थी। सोनिया बात बात पर अपने ससुराल वालों से मार खाती थी और धीरे धीरे उसकी जिंदगी नरक बन चुकी थी। लेकिन सोनिया चुपचाप सारे दुख बर्दाश्त कर रही थी। और फिर एक दिन उस गांव में डॉक्टरों की टीम आती है, जो गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में खाने का सामान और दवाइयाँ देने का काम करती थी। और फिर एक डॉक्टर सोनिया का चेकअप करने के बाद चिंता जाहिर करते हुए कहता है कि अरे बेटी, तुम तो बहुत कमजोर हो। ऐसी हालत में तुम्हें तो बहुत पौष्टिक आहार की जरूरत है। इस वक्त जरा सी लापरवाही भी तुम्हारी सेहत के लिए खतरनाक हो सकती है। क्या तुम्हें अपने बच्चे की जरा भी चिंता नहीं है? अब तुम घर जाओ और अपने साथ साथ अपने बच्चे का भी खूब ध्यान रखो। डॉक्टर की बातें सुनकर सोनिया फूट फूट कर रोने लगती है और उसे अपने घर के हालातों के बारे में सब बता देती है। सोनिया की बात सुनकर डॉक्टर को उस पर बहुत तरस आता है और फिर वो सोनिया को खाने के लिए ढेर सारे फलों की टोकरी और पौष्टिक आहार देता है। डॉक्टर की उदारता देख सोनिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। उसके बाद सोनिया घर की ओर निकलने लगती है, लेकिन जैसे ही सोनिया घर पहुंचती है, उसकी सास की नजर उसके थैले पर पड़ती है। अरे बहू, तेरे पास खाने की इतनी सारी चीजें कहाँ से आई? माँ जी, हमारे गांव में डॉक्टरों की टीम आई है, उन्होंने ही मुझे खाने का ये सब सामान दिया है। अच्छा, तो तू महारानी की तरह बैठकर इतनी अच्छी चीजें खाएगी और हम सूखी रोटी तोड़ेंगे? चल ला, ये थैला मुझे दे।
हे भगवान, ये तूने मुझे किन लालची लोगों के पल्ले बांध दिया है। ये सब लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। मेरे बारे में ना सही, कम से कम मेरे होने वाले बच्चे के बारे में तो सोचे। इनके दिल में तो जरा भी दया भावना नहीं है। पर अब बस बहुत हो गया। अब मैं इनके अत्याचार और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके बाद सोनिया उस घर को छोड़कर चली जाती है और भटकते हुए जंगल में पहुंच जाती है। काफी देर चलने के कारण सोनिया थक जाती है और उसे भूख भी लगने लगती है। सोनिया जंगल में फल का पेड़ ढूंढने की कोशिश करती है, पर उसे कोई पेड़ दिखाई नहीं देता। तभी उसे अपने सामने एक नदी दिखाई देती है। सोनिया जैसे ही पानी पीने के लिए नदी के किनारे पर पहुंचती है कि तभी अचानक एक सुनहरे रंग की मछली बाहर निकल आती है। मुझे बचा लो, एक दुष्ट मगरमच्छ मुझे खाना चाहता है, भगवान के लिए मेरी रक्षा करो। फिर अगले ही पल मछली को पकड़ने के लिए मगरमच्छ उसका पीछा करते हुए वहां आ जाता है। सोनिया मछली को बचाने के लिए उसे पकड़कर किनारे पर ले आती है, लेकिन मगरमच्छ सोनिया का पीछा करने लगता है। तभी सोनिया जमीन पर पड़े पत्थर को उठाकर मगरमच्छ को मार देती है। ये देखकर मगरमच्छ घबराकर वहां से भाग जाता है। देखो, मगरमच्छ भाग गया, अब तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? सोनिया मछली को अपनी दुख भरी जिंदगी के बारे में सब कुछ बता देती है। अच्छा, तो ये बात है, तुम चिंता मत करो। सामने वाली पहाड़ी पर एक लक्ष्मी माता का मंदिर है, तुम वहाँ चली जाओ, वहाँ तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले तुम मुझे पहाड़ी के किनारे वाले तालाब में छोड़ दो। सोनिया बिल्कुल वैसा ही करती है। मछली को तालाब में छोड़ने के बाद वो पहाड़ी वाले मंदिर में चली जाती है और उस दिन से सोनिया मंदिर में रहने लगती है। वो अपना सारा दिन मंदिर की सेवा में गुजारती है। दूसरी तरफ रात होते ही वो मंदिर के एक कोने में सो जाया करती थी। फिर धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं और सोनिया का प्रसव का समय आ जाता है और वो एक बेटी को जन्म देती है। लेकिन वो लड़की शारीरिक रूप से बहुत कमजोर होती है और जन्म लेने के कुछ देर बाद ही वो प्राण त्याग देती है। इस बात से सोनिया को बहुत सदमा लगता है और वो जोर जोर से रोने लगती है। और तभी लक्ष्मी जी की मूर्ति पर एक तेज प्रकाश बाहर निकलता है और अगले ही पल सोनिया के सामने उसके बच्चे की आत्मा प्रकट होती है। ये चमत्कार देख सोनिया हैरत में पड़ जाती है। तभी बच्चे की आत्मा सोनिया से कहती है, अब तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है माँ। लक्ष्मी माता ने मुझे तुम्हारे कष्टों को दूर करने के लिए भेजा है। अब मैं उन दुष्टों को सजा देकर उनको उनके अंजाम तक पहुंचा दूंगी। तुम चिंता मत करना माँ। इतना कहकर बच्चे की आत्मा एक विशाल रूप धारण कर लेती है और हवा में उड़ते हुए सोनिया के ससुराल पहुंच जाती है और अपनी शक्ति से पूरे घर में आग लगा देती है। ये देख किशोर और उसके माता पिता घबरा जाते हैं। अरे ये सब क्या हो रहा है? अचानक से हमारे घर में आग कैसे लग गई? फिर वो तीनों पानी से आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पानी तेल में बदल जाता है और आग और जोर से भड़कने लगती है। ये देख तीनों घबराकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी दरवाजे पर सोनिया के बच्चे की आत्मा उन्हें रोक लेती है। तुम तीनों के पापों का घड़ा भर चुका है, इसलिए तुम तीनों अब यहाँ से नहीं निकल सकते। अरे ये तो किसी बच्चे की आत्मा है, पर ये हमें मारना क्यों चाहती है? तुम तीनों ने मेरी माँ को बहुत दुख दिए हैं। तुम तीनों की वजह से मेरी माँ ने बहुत दुख उठाए हैं, इसीलिए मैं तुम तीनों से हिसाब चुकता करने आई हूँ। तुम्हें मारने के बाद ही अब मुझे सुकून मिलेगा। आखिर हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हमारी जान लेने पर क्यों तुली हो? इतना कहकर बच्चे की आत्मा उन तीनों को घर के अंदर धक्का दे देती है और दरवाजा बंद कर देती है। तीनों आग में झुलस जाते हैं। थोड़ी ही देर में तीनों की मौत हो जाती है। उसके बाद बच्चे की आत्मा हवा में उड़कर सोनिया के पास पहुंच जाती है और चमत्कारी जोत का रूप धारण कर सोनिया के गर्भ में समा जाती है। और फिर कुछ समय बाद दिवाली का त्योहार आ जाता है और रात होते ही सोनिया 2 सुंदर लड़कियों को जन्म देती है। उनके हाथों में सोने के सिक्कों से भरी 2 थैलियां थी और तभी मंदिर में दिए जलने लगते हैं। पूरे आसमान में चारों तरफ पटाखों की रोशनी फैल जाती है। साथ ही सोनिया के सामने मिठाइयों और सुंदर कपड़ों से सजी चांदी की थाली प्रकट हो जाती है। ये चमत्कार देख सोनिया बहुत खुश होती है और लक्ष्मी माँ को प्रणाम करने लगती है। उसके बाद सोनिया थैले में मौजूद सोने के सिक्के बेचकर एक सुंदर सा घर ले लेती है और इसी तरह लक्ष्मी माँ के आशीर्वाद से सोनिया के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और वो हंसी खुशी सारी जिंदगी अपनी दोनों बेटियों के साथ व्यतीत करती है।